गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 के बच्चों के लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज देंगे जो बायोलॉजी वाले बच्चों को आना ही चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है, बायोलॉजी शब्द जो है किन किन से शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसी के आधार पर हम आज 11 के बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स चैप्टर भी है। इसी लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत बहुत से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो बायो वाले बच्चों को आना चाहिए। ठीक, जैसे कहा जाता है साइंस क्या है, तो साइंस एक नेचुरल, ठीक है, एक नेचुरल स्टडी है। मतलब नेचुरल का अध्ययन करना ही साइंस कहलाता है, प्रकृति का अध्ययन ही करना साइंस कहलाता है। और साइंस की तीसरी शाखा, विज्ञान की तीसरी शाखा ही बायोलॉजी है। पहली शाखा फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा क्या है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो तीसरी शाखा है, इसी तीसरी शाखा के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है ये शब्द कहाँ से आया। ठीक है, तो देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी शब्द को लिया गया है। अब बायोलॉजी जो है हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत वो सभी जीवों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है, अगर देखा जाए इसका डिफिनेशन जीव और विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन है, इसी पे लिखा हुआ है, बस इसी देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करें उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में हो गया। अब बायोलॉजी, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो भाग में बांट दीजिए। पहले भाग को बायो और दूसरे भाग को लॉजी कर दीजिए। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब है अध्ययन और लाइफ मतलब जीवन का। ठीक, तो बायोलॉजी को हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है लाइफ में उस जीवित जीवों का अध्ययन। यहाँ लाइफ मतलब होता है जीवन, तो जीवन में किसमें, जिसमें जान है, तो उस जीवित जीव का अध्ययन ही करना क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी मतलब है अध्ययन। ठीक, स्टडी मतलब है अध्ययन, तो उस जीवित जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी शब्द जो था ये दिया किसने, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैमार्क और ट्रीवेरेनस। देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क तथा ट्रीवेरेनस। ठीक है, देने वाले जो वैज्ञानिक थे लैमार्क तथा ट्रीवेरेनस नाम के दो साइंटिस्ट ने जीव विज्ञान का जो है बायोलॉजी शब्द तो दिए, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है अरस्तु। ठीक, पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वह था अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान का शब्द देने वाला जो दो वैज्ञानिक थे वो लैमार्क तथा ट्रीवेरेनस नाम के दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द की खोज की, कह लीजिए, या उन शब्द का प्रयोग किया। और पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे एरिस्टोटली थे। अब पुनः आता है बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी के अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। वो सभी जीवधारी कौन कौन हैं, वह जीवधारी जिसमें जान पाए जाएं वो पौधे हैं, जंतु हैं, सभी क्या हैं, जीवधारी हैं। तो पौधे और जंतुओं का अध्ययन
कि किसके अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत। तो जब पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी का ब्रांच बना दिया गया। जैसे बायोलॉजी जो है दो ब्रांच हैं, पहले को कहते हैं जूलॉजी और दूसरे को कहते हैं बॉटनी। ठीक, जूलॉजी और बॉटनी किसके ब्रांच, बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसको कहते हैं जंतु विज्ञान और इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब इनका डिफिनेशन पहले देख लिया जाए। इसका डिफिनेशन हो गया था, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह इसको बनाइए, यहाँ विज्ञान लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखा जाए इंग्लिश में लिखा है जूलॉजी, हिंदी का डिफिनेशन सबको क्लियर है। जैसे यहाँ था जंतु विज्ञान, तीनों का क्लियर कर रहे हैं। जंतु विज्ञान यहाँ से उठाइए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन किया जाए उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाए उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। पौधों का अध्ययन ही करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इस तरह से तीनों का हिंदी में डिफिनेशन आसान है, अर्थात कह लीजिए जो हिंदी में बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान, जूलॉजी को जंतु विज्ञान, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका डिफिनेशन निकालना बहुत आसान है। लेकिन अब बायोलॉजी जैसे तोड़ के बताए थे, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, लाइफ में जीवन से संबंधित, स्टडी मतलब कि अध्ययन करना, तो उस जीवधारियों का अध्ययन करना जिसमें जान था। ठीक है, उसी को कहते हैं बायोलॉजी। यहाँ आइए जूलॉजी, तो जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब यहाँ पे है एनिमल से और लॉजी का मतलब है यहाँ स्टडी से, अर्थात अब एनिमल को हिंदी में कहते हैं जंतु और स्टडी का मतलब अध्ययन। यहाँ भी निकला, जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। इसमें बॉटनी में जंतुओं से संबंधित, ठीक है, जंतुओं से संबंधित चरने वाली घास, जो जंतुओं से संबंधित चरने वाली घास का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बॉटनी। क्लियर हो गया तीन। अब इसमें कुछ है नहीं, पूछा जाता है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, ग्रीक वर्ड से हुई है। बायोलॉजी की जो बायोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लैमार्क तथा ट्रिवेरियस। ठीक है, फिर आता है बायोलॉजी के पिता कौन है, अगला है बायोलॉजी के पिता कौन है, तो इसके पिता जो हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ठीक है, इसके फादर हैं अरस्तु, ठीक, और फादर ऑफ जूलॉजी के भी हैं, ठीक है, अरस्तु हैं, और बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब देखिए थियोफ्रेस्टस नाम थोड़ा कठिन है, एक दो बार लिखेंगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि थियोफ्रेस्टस जो हैं किसके फादर हैं, बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के। अरस्तु किसके फादर हैं, जूलॉजी या जंतु विज्ञान के। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु या बायोलॉजी के या जीव विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु हैं।
ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा हुआ है एक नंबर में कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, फादर ऑफ जूलॉजी कौन, फादर ऑफ बॉटनी कौन। ठीक है, याद हो जाएगा ये। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग इसी में कि सजीव क्या होता है। इसमें सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, सजीव का अध्ययन कर रहे हैं। तो सजीव में कौन कौन से हैं? पेड़ और पौधे और जंतु। ठीक है, जंतु में ह्यूमन भी आते हैं। सजीव में अगला जो टॉपिक है हम लोग का, सजीव क्या है। सजीव, ठीक, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लिविंग। सजीव, यहाँ देखिए इसको दो भाग बांटिए। जीव मतलब है जंतु, स से इसमें बना हुआ है सांस लेने वाले या जिसमें जान है, जिसमें जान है और इसी से बना सांस लेने वाले। ठीक है, सांस कौन लेगा? जिसमें जान पाया जाएगा, चाहे पौधा हुआ चाहे जंतु हुआ, दोनों क्या करेंगे? जीवित हैं तो सांस लेंगे, और सांस लेंगे तो उसके अंदर जान है। अर्थात सजीव वे होते हैं जिसके अंदर जान होता है। ठीक है, उसी को हम सजीव कहते हैं। लेकिन सजीव होने के लिए शरीर में प्रोटोप्लाज्म पाई जाती है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि जीवन की भौतिक आधारशिला के नाम से इसे जानते हैं। किसको? जीव द्रव्य को। ये क्या है? जीव द्रव्य है, जिसे हम जीवन की भौतिक आधारशिला, जीवन की भौतिक आधारशिला के नाम से जानते हैं। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर पाया जाता है तो वह व्यक्ति जीवित है, वह पौधे जीवित हैं, वह जंतु जीवित हैं। और कंडीशन ये भी होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं हमेशा सक्रिय एवं परिवर्तनशील होने चाहिए। कब होंगे? अगर उनमें जान है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का कैरेक्टर ही होता है कि ये हमेशा क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का कैरेक्टर ही है क्या? सक्रिय रहना और क्रियाशील रहना। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीवद्रव्य की सदैव या जीवद्रव्य सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील अवस्था को ही हम सजीव कहते हैं। ठीक है, सक्रिय, क्रियाशील और परिवर्तनशील, परिवर्तनशील अवस्था। ठीक, जीव द्रव्य की सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, इसका जीव द्रव्य का सदैव सक्रिय परिवर्तनशील अवस्था ही क्या कहलाती है? सजीव के लक्षण हैं। अब देखिए, सक्रिय तब होगा जब कोई ना कोई इसके अंदर फेनामेना हो। मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल में बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, सभी ऑर्गन्स को इसी जीवद्रव्य में डूबे रहते हैं, सभी ऑर्गन्स इसी जीवद्रव्य में क्या हैं? डूबे हुए रहते हैं। और अगर ये परिवर्तनशील नहीं रहेगा, इसकी अवस्था चेंज नहीं होती रहेगी और सक्रिय नहीं होता रहेगा, तो इसकी कभी वृद्धि और विकास नहीं होगा। अर्थात अगर शरीर में, सजीव का शरीर में जान है तो उसका प्रोटोप्लाज्म हमेशा क्या होगा? सक्रिय अवस्था में रहेगा और परिवर्तनशील अवस्था में रहेगा, जो सजीव होने का सबसे अच्छा लक्षण है। एक लाइन में कह लीजिए कि सदैव सक्रिय परिवर्तनशील अवस्था सजीव का क्या है? एक लक्षण है। ठीक है, अगर कहीं पूछता है लिविंग क्या है, सजीव क्या है, तो आप लिख सकते हैं जीवद्रव्य का
जीवद्रव्य का सदैव सक्रियशील और परिवर्तनशील अवस्था ही सजीव कहलाता है। ठीक है, पहला हो गया। अब पढ़ते हैं अगला जो है, अगला कैरेक्टर। ठीक है, अगला कैरेक्टर है सजीवों का लक्षण। यह था सजीव। और सजीव अगर कोई है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो सजीव का लक्षण देख लिया जाए। सजीवों का लक्षण में पहला लक्षण लाइफ साइकिल। जीवन चक्र। ठीक, सजीव का पहला लक्षण हम बता रहे हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र में यह कहा जा सकता है कि सभी जीवधारियों में एक निश्चित अवधि होती है। ठीक, उस अवधि के दौरान अपना ये लाइफ पूरा करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह था सभी जीवधारियों में एक निश्चित अवधि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। उसी अवधि को अनुसरण करते हुए वो आगे चलते रहते हैं। जैसे कि इम्ब्रियो से इम्ब्रियो का निर्माण कर लेना, इसको समझाते हैं। जैसे चाइल्ड बच्चा है, इसके बाद यह अपना डेवलपमेंट करेगा, किशोरावस्था में आएगा, एडोल्सन कहते हैं, मान लीजिए किशोरावस्था, एक मिनट, पहला बाल्यावस्था से बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, फिर मरना या वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, देखिए एक बच्चा इम्ब्रियो से बाल्यावस्था बना, इम्ब्रियो के बाद क्या है, जायगोट में कन्वर्ट होना, जायगोट से फिर बर्थ होगा, बर्थ होने बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद क्या मर जाए। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ से लगाए यहाँ तक का जो अवधि हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। और यह एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करता है। और दूसरे शब्दों में कह लिया जाए, इम्ब्रियो से इम्ब्रियो का निर्माण करा लेना। ठीक है, जैसे किशोरावस्था के दौरान ही इनकी अगर शादी किया जाए तो ये इम्ब्रियो का प्रोडक्शन करेंगे, इम्ब्रियो से पुनः इम्ब्रियो का निर्माण करा देना ही लाइफ साइकिल भी कहलाता है। ठीक, ये है हमारा क्या, जीवन चक्र। ठीक, जीवन चक्र के बाद अब अगला मेरा कैरेक्टर है सेल स्ट्रक्चर। सजीवों में जो लक्षण है, दूसरा कैरेक्टर है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोशिका, सेल का मतलब कोशिका और संरचना, कोशिका संरचना। ठीक, सेल स्ट्रक्चर, सेल को कहते हैं कि यह क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है, ये जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों है, इसको देखा जाए। संरचनात्मक का मतलब होता है जो सेल होते हैं, मनुष्य का ये सेल जो है
ठीक है। कोशिका जो है ये क्या करता है, ये संरचना का निर्माण करता है, अर्थात हड्डी के ऊपर एक कवरिंग जो होती है सेल की, ठीक है, वो संरचना बनाता है। और क्रियात्मक है, अर्थात सेल में लगातार डिवीजन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात हमेशा क्रियाशील रहता है, इसलिए क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। सेल क्या है, सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम कहते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में देख लिया जाए, एनिमल का भी आता है एनिमल के केस में सेल स्ट्रक्चर, और प्लांट के सेल में भी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा मतलब कि एक लाइन में कह लीजिए कि सेल स्ट्रक्चर का अगर डेफिनेशन पूछ दिया जाए कोशिका क्या है, तो कोशिका है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक। अगला जो पॉइंट मेरा है, अगला पॉइंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये तीसरा। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो प्रक्रिया सम्मिलित हैं। कह लीजिए मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो प्रक्रिया सम्मिलित हैं। पहले को हम कहते हैं एनाबॉलिक, पहला जो है वह एनाबॉलिक है, और दूसरा जो है कैटाबॉलिक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में अंतर पूछा जाता है, एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है। तो एनाबॉलिक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़कर एक बड़ा अणु बनाया जाए। छोटे छोटे अणु को आपस में जोड़कर एक बड़ा अणु बनाया जाए, उसी को हम कहेंगे एनाबॉलिक। यह फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यह एनाबॉलिक वाला प्रोसेस चलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में जोड़ करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। अर्थात तो छोटा में कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे में पानी, दोनों को आपस में जोड़ करके क्या करेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करेंगे। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है पानी, और यहाँ बन रहा है फूड। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का उदाहरण है। मतलब एनाबॉलिक में कह दिया जाए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, तो एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक है। कैटाबॉलिक में देखा जाए इसी का जस्ट उल्टा है। कैटाबॉलिक मतलब यहाँ कैटाबॉलिक, कैटा मतलब काटना, लेकिन काटना नहीं है, यहाँ तोड़ना है। ठीक है, तोड़ेंगे किसको, एक बड़ा फूड मटेरियल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दो छोटे छोटे मटेरियल में। ठीक है, एक बड़े फूड मटेरियल को कह लीजिए, या इसको हटा देते हैं, एक बड़े फूड मटेरियल को दो छोटे छोटे मटेरियल में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के अंतर्गत क्या है, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन उधर में पेट में इकट्ठा होता है और लगातार हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उस सांस के दौरान ऑक्सीडेशन होता है, किसका, इसका, और ऑक्सीडेशन होने के दौरान यह पुनः टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और साथ ही साथ यहाँ क्या निकलता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलता है। रिस्पायरेशन कैसी प्रक्रिया है, रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाबॉलिक में रिस्पायरेशन आ जाता है, एनाबॉलिक में फोटोसिंथेसिस आ जाता है। फोटोसिंथेसिस में जो दो छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में बड़े मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, इनमें एक बड़े मटेरियल को दो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही है कैटाबॉलिक और ये है एनाबॉलिक। ये दोनों सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक के नाम से जाना जाता है। अगला जो है हमारा, अगला है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन श्वसन कहा जाता है। श्वसन क्यों किया जाता है, तो श्वसन लोग कहते हैं जीने के लिए, सांस लेने के लिए श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन का मेन मोटो ये होता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए ठीक है श्वसन किया जाता है, लेकिन मेन मोटो क्या है, जो हम लोग लगातार भोजन कर रहे हैं उस भोजन को तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए श्वसन किया जाता है, क्योंकि तोड़ने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन कब मिलता है, जब हम सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान
ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, अब भोजन को क्या करता है, तोड़ देता है। भोजन को, एक बड़ा मटेरियल को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और साथ ही साथ एनर्जी निकलती है। जैसे C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी मूव होती है। ठीक है, यही एनर्जी जो है हम दैनिक कार्य करने में उपयोग करते हैं। अर्थात एनर्जी की उत्पत्ति करने के लिए, शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति करने के लिए हम लोग लगातार क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। एनर्जी उत्पत्ति कैसे होगी, जब भोजन को तोड़ेंगे। अब भोजन टूटेगा कैसे, जब हम सांस लेंगे और ऑक्सीजन भोजन के पास पहुंचाएंगे। अर्थात श्वसन कैसी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक बड़े मटेरियल को दो छोटे मटेरियल में तोड़ दिया जाता है। ठीक, अगला मेरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। तो पोषण क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करें, भोजन को लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट फल के रूप में, अप्रत्यक्ष का मतलब अनाज को बना करके। जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन को लेते हैं, वह भोजन जाकर शरीर में पचता है। पचने के दौरान जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, पचने के दौरान या पचने के बाद जो पोषक तत्व मिलता है, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में यह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हम ग्रहण करते हैं और वो जो शरीर के अंदर पचता है, पचने के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब भोजन लेना शरीर के लिए इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे नए नए प्रोटोप्लाज्म बनते हैं, जिससे शरीर में वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, शरीर को वृद्धि और विकास करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और हम लोग भोजन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, अगला है ग्रोथ। ग्रोथ, वृद्धि। ह्यूमन के केस में देख लिया जाए, जंतु के केस में देखा जाए तो ग्रोथ एक निश्चित सीमा के दौरान क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो शरीर का है हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन प्लांट के केस में देखा जाए तो प्लांट के केस में ये ग्रोथ जिंदगी भर होता है, साथ साथ डेवलपमेंट भी उनका, जब तक पौधा इस्टेब्लिश है ज़मीन पे तब तक इनका ग्रोथ अर्थात वृद्धि और डेवलपमेंट विकास हमेशा होता रहेगा। ये पूछा जाता है ह्यूमन के केस में ग्रोथ कब तक होता है, तो एक समय सीमा, एक उम्र के दौरान ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है ह्यूमन केस में। और प्लांट के केस में ग्रोथ जो है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि ह्यूमन के केस में अगर ग्रोथ होगा, ठीक है, एक समय सीमा के दौरान भी ग्रोथ होगा तो आदमी के अंदर क्या होता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है, इसीलिए एक सीमा समय के दौरान ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है, जबकि पौधों में हमेशा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ग्रोथ हो गया। अब अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन, DUCTION, रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने जैसे संतान उत्पन्न करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करें, बनाए रखें। जीवन में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर एक सजीव, पेड़ या जंतु, सभी लोग क्या करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, इसी को कहते हैं जनन। ठीक, अगला है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर से
उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना। अतः शरीर के अंदर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक होते हैं। शरीर के अंदर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हार्मफुल हो जाते हैं ह्यूमन के, जिसे ह्यूमन या एनिमल या पौधे क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे। उस प्रक्रिया को में निकलने वाले जो पदार्थ हैं, यूरिया है, अमोनिया है, साल्ट है, ठीक है, और बहुत से भी पदार्थ हैं जो मेन करके यूरिया को, अमोनिया को शरीर से निकाला जाता है, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कह लीजिए नाइट्रोजनस बेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शरीर के अंदर, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। जितने भी नाइट्रोजन बेस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इनको क्या किया था, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये था हमारा सिंपल में कह लीजिए कि बायो के बच्चों को ये हर एक छोटा छोटा टॉपिक था, उनको आना ही चाहिए था, इसलिए आज इसका डिस्कशन किए हैं। पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।